नमस्ते। आज हम एक अनोखा सफर कर रहे हैं, टाइम ट्रैवल 10th से 17th सेंचुरी के इंडिया का, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हाँ, ट्विस्ट ये है कि हम इसे लोकल्स की नज़र से नहीं देख रहे हैं। सही। हम इसे देख रहे हैं 3 फॉरेन ट्रैवलर्स, अल बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर की नज़रों से। तो आइए इसे समझते हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये लोग इतनी लंबी, इतनी मुश्किल जर्नीज करते ही क्यों थे? बिल्कुल। देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि रीजंस काफ़ी डाइवर्स थे। कुछ काम यानी वर्क ढूंढने निकले थे, ओके। कुछ ट्रेड यानी व्यापार के लिए, कुछ में एडवेंचर का शौक था, रोमांच, और कुछ लोग शायद नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी निकल पड़ते थे। पर एक जरूरी बात यहाँ नोट करने वाली है, क्या? हमें ज्यादातर जो अकाउंट्स मिलते हैं वो मेन ट्रैवलर्स के हैं। वुमेन ट्रैवलर्स की कहानियां, उनके सफर के किस्से वो ना के बराबर रिकॉर्ड हुए। इन आउटसाइडर्स का पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया इतना वैल्यूएबल क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, वो ऐसी चीजों पर गौर करते थे जो यहाँ रहने वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, रोजमर्रा की बात थी। हाँ। जैसे कोकोनट यानी नारियल या फिर पान, ये उन्हें बड़े अजीब लगे। अच्छा। हाँ, और यही डिफरेंस, यही अलग नजरिया उनके अकाउंट्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं थे। हाँ, वो तो होगा ही। इब्न बतूता का एग्जाम्पल लें, उनको मुल्तान से दिल्ली आने में सोचिए 40 दिन लगे। 40 डेज? जी। और ऊपर से रास्ते में रॉबर्स यानी लुटेरे, उनका खतरा अलग। एक बार तो उनके कैरवान पे अटैक भी हुआ था। ओह। हाँ, उसमें कई लोग मारे गए और वो खुद भी जख्मी हुए थे। कभी कभी लोनलीनेस मतलब अकेलापन और बीमारी भी, ये सब सफर का हिस्सा था। वाह, ये तो काफी चैलेंजिंग था। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले ट्रैवलर से, अल बिरूनी। 11th सेंचुरी के एक बड़े स्कॉलर थे ये। बिल्कुल। अल बिरूनी जो 973 में ख्वारिज़म, जो आज का उज़्बेकिस्तान है, वहां पैदा हुए। एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे। उन्हें सिरियाक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत जैसी कई लैंग्वेजेस आती थीं। वो गजनी में 1017 में एक हॉस्टेज यानी बंधक के तौर पर लाए गए थे। हॉस्टेज? जी, लेकिन बाद में उनका इंडिया में इंटरेस्ट डेवलप हुआ वहीं रहते हुए। उन्होंने यहाँ ब्राह्मणा प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स के साथ सालों बिताए, संस्कृत सीखी और ढेर सारे रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़े। उन्होंने पतंजलि के ग्रामर को अरबिक में ट्रांसलेट किया और यूक्लिड को संस्कृत में। कमाल है। और उनकी वो फेमस बुक किताबुल हिंद, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, किताबुल हिंद, ये अरेबिक में लिखी गई है। बहुत सिंपल और क्लियर स्टाइल है इसका। इसमें करीब 80 चैप्टर्स हैं। 80 चैप्टर्स? हाँ, और टॉपिक्स भी बहुत वेरिड है। रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, लॉज, सब कुछ कवर किया है। और उनका स्ट्रक्चर भी यूनिक था। कैसे? पहले एक क्वेश्चन, फिर संस्कृत ट्रेडिशंस पर बेस्ड डिस्क्रिप्शन, और फिर एंड में दूसरे कल्चर से कंपैरिजन। शायद उनके मैथमेटिकल बैकग्राउंड की वजह से ये सिस्टमैटिक अप्रोच था। इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्हें इंडिया को समझने में चैलेंजेस क्या हैं? कुछ बैरियर्स थे? हाँ, उन्होंने खुद 3 बैरियर्स यानी रुकावटों का जिक्र किया है। एक तो लैंग्वेज, संस्कृत काफी अलग थी अरेबिक और पर्शियन से। राइट। दूसरा, रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में बहुत डिफरेंस था। और तीसरा, उन्हें लगा कि लोकल्स थोड़े इंसुलर हैं, मतलब अपने आप में ज्यादा रहते हैं, बाहर वालों से घुलते मिलते कम हैं। फिर भी उन्होंने ब्राह्मणास के लिखे हुए टेक्स्ट्स पर काफी डिपेंड किया। वेदास, पुराणास, गीता, मनुस्मृति, इन सबको पढ़ा उन्होंने। कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इसे एंशिएंट पर्शिया के सोशल कैटेगरीज से कंपेयर किया। 4 वर्णास थे वहां भी, लेकिन वो पॉल्यूशन यानी अपवित्रता के कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करते थे। उनके हिसाब से ये नेचर के लॉज के खिलाफ था। उन्होंने 4 वर्णास ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा को डिस्क्राइब किया जैसा टेक्स्ट में लिखा था। पर उन्होंने ये भी नोट किया कि लोग टाउन्स और विलेजेस में मिक्स्ड रहते थे और रियल लाइफ में सिस्टम शायद उतना रिजिड नहीं था जैसे अंत्यजा ग्रुप का जिक्र है, जो इन वर्णा से बाहर माने जाते थे। समझ गया। चलिए अब चलते हैं 14th सेंचुरी के ग्लोब ट्रॉटर इब्न बतूता के पास। सुना है ये एक्सपीरियंस को किताबों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। बिल्कुल सही। मोरक्को के टैंजिर में 1304 में पैदा हुए
और इंडिया आने से पहले ही वो 1333 में सिंध पहुंचे थे। उससे पहले ही वो मक्का, सीरिया, इराक, पर्शिया, ईस्ट अफ्रीका ये सब जगह घूम चुके थे। इतना सब कुछ? हाँ, फिर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना तो उनसे मिलने दिल्ली आए। सुल्तान उनकी स्कॉलरशिप से बहुत इम्प्रेस्ड हुए और उन्हें दिल्ली का काजी यानी जज बना दिया। जज बन गए? जी, लेकिन कुछ टाइम बाद सुल्तान से कुछ अनबन हो गई तो इन्हें जेल में भी डाल दिया गया। ओह। पर फिर मामला सुलझ गया और सुल्तान ने उन्हें 1342 में चाइना अपना एनवॉय यानी दूत बनाकर भेज दिया। चाइना तक का सफर, गजब। हाँ, मालाबार कोस्ट गए, फिर मालदीव्स, वहां तो 18 महीने काजी रहे। फिर श्रीलंका, बंगाल, आसाम होते हुए चाइना गए। लगभग 30 साल बाद 1354 में घर लौटे। उनकी बुक रहला के बारे में बताइए। हाँ, रहला जो अरबिक में है, उनके ट्रैवल का ही अकाउंट है और इसमें 14th सेंचुरी इंडिया की सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में बहुत ही रिच डिटेल्स मिलती हैं। उन्होंने अजीब चीजों को कैसे डिस्क्राइब किया, जैसे वो कोकोनट और पान वाली बात? कंपैरिजंस यूज करके बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे नारियल को कहा कि ये मैन्स हेड जैसा दिखता है। इंसान के सर जैसा? हाँ, बोला कि उसमें 2 आंखें हैं, एक मुंह है, अंदर ग्रीन पार्ट जैसा ब्रेन है और बाहर हेयर जैसे फाइबर हैं जिससे जहाज के लिए रोप्स बनती हैं। क्रिएटिव। और पान? पान के लिए कहा कि अंगूर की बेल की तरह उगाया जाता है लेकिन सिर्फ लीव्स के लिए। और फिर डिटेल में बताया कि कैसे उसे यूज करते हैं। अरीका नट यानी सुपारी को तोड़कर पान के पत्ते पर चूना यानी चौक लगाकर चबाते हैं। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। और इंडियन सिटीज के बारे में उन्हें कैसे लगे? उन्हें सिटीज बहुत एक्साइटिंग लगी, अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई, डेंस पॉपुलेशन थी और काफी प्रॉस्परस यानी खुशहाल थे शहर। दिल्ली को तो उन्होंने वास्ट सिटी, एक विशाल शहर कहा। और बाजार्स, वो सिर्फ इकोनॉमिक सेंटर्स नहीं थे, वो सोशल और कल्चरल हब्स भी थे। वहाँ मॉस्क्स थीं, टेम्पल्स थे और डांसर्स, म्यूजिशियंस के लिए भी जगह होती थी परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने दौलताबाद के तराबाद मार्केट का जिक्र किया जहाँ सिंगर्स परफॉर्म करते थे। और वो कम्युनिकेशन सिस्टम से काफी इंप्रेस हुए थे ना, पोस्टल सिस्टम? बहुत ज्यादा। इंडिया का पोस्टल सिस्टम उन्हें कमाल का लगा। मर्चेंट्स इससे सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, क्रेडिट यानी पैसा भी भेज सकते थे दूर दराज। अच्छा, कैसे चलता था ये? 2 तरह के सिस्टम थे, एक हॉर्स पोस्ट जिसे उलूक कहते थे और एक फुट पोस्ट यानी पैदल जिसे दवाग कहते थे। और पता है, दवाग ज्यादा तेज था। पैदल वाला तेज था? हाँ, हर माइल पर 3 स्टेशंस होते थे। रनर्स एक रॉड लेकर दौड़ते थे जिस पर घंटियां लगी होती थीं अगली पोस्ट तक। इससे सिंध से दिल्ली तक न्यूज सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी, जबकि ट्रैवल में 50 दिन लगते थे। 5 दिन? कमाल है। हाँ, और इस सिस्टम से खुरासान से ताजे फल भी ट्रांसपोर्ट किए जाते थे दिल्ली तक। इनक्रेडिबल। इसी दौरान स्लेव्स यानी गुलामों का भी जिक्र आता है अकाउंट्स में। जी हाँ, ट्रैवलर्स ने, जो मोस्टली मेन थे, इसके बारे में लिखा है। स्लेव्स मार्केट में बिकते थे और गिफ्ट्स की तरह भी दिए जाते थे। इब्न बतूता ने खुद सुल्तान के लिए स्लेव्स खरीदे थे। सुल्तान के पास फीमेल स्लेव्स भी थीं जो म्यूजिक और डांस में एक्सपर्ट थीं या फिर कुछ स्पाइज यानी जासूस का काम करती थीं। डोमेस्टिक लेबर के लिए स्लेव्स रखना काफी कॉमन था और वो सस्ते भी मिलते थे। समझ गया। अब आते हैं हमारे तीसरे ट्रैवलर पर, 17वीं सेंचुरी के फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस से। इनका पर्सपेक्टिव काफी अलग था, सुना है। सही कहा। बर्नियर एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी और हिस्टोरियन भी। वो मुगल एम्पायर में 1656 से 1668 तक रहे। प्रिंस दारा शिकोह के फिजिशियन भी थे। ओके। उनका अप्रोच थोड़ा अलग था। वो कॉन्स्टेंटली इंडिया को यूरोप, खासकर फ्रांस से कंपेयर करते रहते थे और अक्सर इंडिया को कमतर यानी इंफीरियर दिखाते थे। उनके लिखने का मकसद यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना भी था। अच्छा, उनके राइटिंग्स का पॉलिटिकल मोटिव भी था? हाँ, लगता है उन्होंने एक बाइनरी ऑपोजिशन का मॉडल यूज किया। मतलब हर चीज में इंडिया को यूरोप का बिल्कुल उल्टा बताना। जैसे यूरोप में ये है तो इंडिया में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। उनका सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? वो लैंड ओनरशिप वाला, जमीन का मालिकाना हक? हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड की कमी, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी। उन्हें लगा कि यहाँ सारी जमीन का मालिक एम्परर है जो उसे नोबल्स को देता है।
तो इससे प्रॉब्लम क्या थी उनके हिसाब से? उन्हें लगा कि इस वजह से नोबल्स लैंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता नहीं कब उनसे जमीन छीन ली जाए। इससे एग्रीकल्चर बर्बाद होती है, पेजेंट्स यानी किसानों पर अत्याचार यानी अप्रेशन होता है, और सोसाइटी में सिर्फ रूलिंग क्लास ही अमीर रहती है, बाकी सब गरीब। उन्होंने कहा भी, देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया, मतलब कोई मिडिल क्लास नहीं है। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच था? क्या मुगल डॉक्यूमेंट्स भी यही कहते हैं? नहीं, मुगल डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं कहते। जैसे अबुल फजल, जो अकबर के क्रॉनिकलर्स थे, उन्होंने लैंड रेवेन्यू को रेम्यूनरेशंस ऑफ सॉवरेनिटी कहा था। मतलब बादशाह प्रोटेक्शन देता है, उसके बदले में ये पेमेंट है। उसे जमीन का रेंट नहीं कहा था। तो बर्नियर का इंटरप्रिटेशन अलग था। हाँ, लेकिन उनके आइडियाज यूरोप में बहुत इन्फ्लुएंशियल हुए। मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने उन्हीं के आइडियाज पर ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मतलब एशियन रूलर्स की एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर। और कार्ल मार्क्स ने भी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का आइडिया यहीं से लिया। पर आपने कहा उनके अकाउंट्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, मतलब विरोधाभास भी थे। जरूर थे। एक तरफ वो कहते हैं सब गरीब है, खेती बर्बाद है। दूसरी तरफ उन्होंने खुद माना कि इंडिया में बाहर से ढेर सारा गोल्ड और सिल्वर आता था। क्यों आता था? क्योंकि यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ बनी चीजें एक्सपोर्ट होती थी बदले में। उन्होंने खुद प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटीज को नोटिस किया, इंपीरियल कारखानाज यानी रॉयल वर्कशॉप्स को भी देखा, जहाँ स्किल्ड आर्टिजन्स काम करते थे। और उन्होंने मुगल सिटीज को कैंप टाउन्स कहा, जो एक तरह से ओवर सिंप्लीफिकेशन था, जैसे कि शहर बस तभी बसते हैं जब बादशाह वहां कैंप करता है। तो असलियत क्या थे? असलियत में यहाँ कई तरह के शहर थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, सेक्रेड सेंटर्स यानी तीर्थ स्थल। और 17वीं सेंचुरी में इंडिया की लगभग 15% पॉपुलेशन शहरों में रहती थी। ये उस वक्त वेस्टर्न यूरोप की अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा था। और मर्चेंट्स के अपने ग्रुप्स थे, जैसे महाजन, शेठ, प्रोफेशनल क्लासेस भी थी, हकीम, पंडित, वकील। तो मिडिल स्टेट ना होने वाली बात अजीब लगती है। राइट। और बर्नियर ने सती प्रथा पे भी काफी फोकस किया था। हाँ, उन्होंने सती को ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस माना। ये उनके लिए एक मेजर पॉइंट था इंडिया को अलग दिखाने का। उन्होंने देखा कि कुछ वुमेन विलिंगली, मतलब अपनी मर्जी से सती होती थी, लेकिन कुछ को फोर्स भी किया जाता था। फोर्स भी किया जाता था। जी, उन्होंने लाहौर में एक 12 साल की यंग विडो के फोर्स्ड सती होने का बहुत ही दर्दनाक डिस्क्रिप्शन दिया है। भयंकर। लेकिन ये कहना सही होगा कि विमेन की लाइफ सिर्फ सती तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। ये इम्पोर्टेंट है समझना। विमेन का लेबर, उनकी मेहनत एग्रीकल्चर में भी और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी बहुत क्रूशल थी। मर्चेंट फैमिलीज की विमेन तो बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करती थीं। तो ये कहना कि विमेन सिर्फ घर तक कन्फाइन थीं, ये बिल्कुल गलत होगा। बर्नियर ने शायद इस रियलिटी को या तो इग्नोर किया या उतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि शायद ये उनके बाइनरी ऑपोजिशन वाले नैरेटिव में फिट नहीं बैठता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने देखा कैसे ये तीन अलग अलग ट्रैवलर्स, अल-बिरूनी जो एक स्कॉलर थे, इब्न बतूता जो एक एडवेंचरर थे, और बर्नियर जो एक क्रिटिक थे, उन्होंने इंडिया की कितनी अलग अलग तस्वीर पेश की। साफ है कि उनका अपना बैकग्राउंड, उनका अपना कल्चर, उनके ऑब्जर्वेशंस को शेप कर रहा था। तो इस सब का मतलब क्या निकाला जाए फाइनली? देखिए, इससे ये पता चलता है कि ट्रैवल अकाउंट्स अक्सर ट्रैवलर के अपने बायसेस, उनके अपने कल्चरल लेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उतना ही जितना उस जगह को जिसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पिक्चर नहीं होते। जैसे बर्नियर का प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इतना फोकस करना, ये यूरोप में उस वक्त चल रहे डिबेट से बहुत गहरा जुड़ा था। जरा सोचिए, अगर कोई 17वीं सेंचुरी का इंडियन फ्रांस गया होता या 14वीं सेंचुरी का इंडियन मोरक्को गया होता, तो वो वहां की कौन सी अनयूजुअल या रिमार्केबल चीजें रिकॉर्ड करता? कौन सी चीजें उसे अजीब लगती? वहां के कस्टम्स, वहां का सोशल स्ट्रक्चर, वहां की नॉर्मल बातें शायद उस इंडियन ट्रैवलर के लिए उतनी ही अजीब होती जितनी बर्नियर को यहाँ की लगी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अपना बैकग्राउंड, हमारा अपना नॉर्मल, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे शेप करता है। शायद हमें इंडियन लैंग्वेजेस में और ट्रैवल लिटरेचर ढूंढना चाहिए ताकि हमें एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर मिल सके। बिल्कुल, एक तरफा कहानी से बचने के लिए जरूरी है। सही कहा। तो इस सोच के साथ अगले सफर तक सोचते रहिए।